वेलकम बैक। आप देख रहे हैं जिला मीडिया। मैं हूं दिलनवाज। अभी हम जिस शख्स के पास आए हुए हैं, पूर्णिया के मेयर प्रत्याशी भी हैं और पेशे से वकील भी है। पूर्व में चेयरमैन नगर परिषद का रह भी चुके हैं। ऐसे परिचय का कोई मोहताज नहीं है। फिर भी आपको हम बता दें कि शाहिद रजा जी जो कि पूर्णिया के मेयर प्रत्याशी हैं और इस वक्त अभी चुनाव हालांकि नहीं होना है, अभी हाईकोर्ट में स्टे लगा हुआ है। तो इन्हीं सब मुद्दाओं पे, जो चुनाव पे खास करके हम बात करने जा रहे हैं। शाहिद रजा जी जो कि पूरे बिहार पे जो भी चुनाव, नगर निकाय का जो चुनाव है और उसमें एक खतरा सा मंडा रहा है, उस पर हम बात करेंगे और विस्तार से जानेंगे आखिर चुनाव क्यों टला और चुनाव कब होना है, या फिर हमारे पूर्णिया की जो समस्या है कि क्या क्षेत्रीय समस्या है, लोगों को क्या सबसे ज़्यादा परेशानी हो रही है। तो इन्हीं सब हम मुद्दाओं पे जो है जनाब शाहिद रजा से हम बात करेंगे और जानेंगे यहाँ के चुनाव के बारे में बात करेंगे और क्षेत्रीय समस्या पे। स्वागत है सर जिला मीडिया में। धन्यवाद सर, हम जानना चाह रहे हैं कि अभी जो है कि मेयर का जो चुनाव होना था और किसी कारणवश जो है कि आरक्षण का मुद्दा हम कहा जाए तो आरक्षण का मुद्दा की वजह से पूरे बिहार में जो है कि नगर निकाय चुनाव का जो है टाला गया। इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? पहला प्रतिक्रिया हम ये जानना। देखिए, सबसे पहले तो ये चुनाव आयोग की गलती है। जी जब वो हाई कोर्ट ने उनको अपीयर हुए, वो हाई कोर्ट ने जो निर्देश दिया जी जी उस पर उन्होंने अमल नहीं किया। जी। अगर वो अमल करते तो आज ये बात नहीं होती। क्या और मतलब निर्देश था सर? निर्देश था हमारे निर्देश था ये कि साहब आरक्षण का मसला जो है उसको हल करना था। जी ईबीसी या ओबीसी का जो मामला था उसको प्रॉपर ढंग से करना था और उसको एक कमीशन बना करके उससे अप्रूवल कराना था, जी जिसको कि चुनाव आयोग ने नहीं करवाया। जब नहीं करवाया तो ऐसे हालत में हाई कोर्ट ने चुनाव को स्टे कर दिया। तो ऐसे में सर जब सरकार के द्वारा नोटिफिकेशन आता है, जब चुनाव में जो बहुत सारे लोगों ने पर्चा भी दाखिल किया, बहुत सारे लोगों का जो गरीब तबके के लोग हैं उनको तो बहुत सारा खर्चा का सामना करना पड़ा होगा। देखिए, बहुत खर्च हुआ लोगों का, और जी ख़ास जहाँ के 10 तारीख को जहाँ चुनाव होना था उन लोगों का तो काफ़ी पैसा खर्च हो गया। वो ऐसे लोग तो और ज़्यादा परेशान हुए, और ये कहीं ना कहीं चुनाव आयोग की गलती है, जिसके चलते जिसकी सज़ा यहाँ के जो उम्मीदवार हैं, जो लोग भी उम्मीदवार हैं, वार्ड कमिश्नर के हों कि मेयर या डिप्टी मेयर के हों, पूरे बिहार के लोगों को भुगतना पड़ा। काफ़ी लोगों का पैसा खर्च हो गया और अभी तक चुनाव का कोई मामला साफ नहीं हुआ है। आश्वासन सरकार भी दे रही है कि चुनाव होगा, लेकिन हम नहीं समझते हैं कि बहुत जल्दी चुनाव हो पाएगा। चुनाव में समय लगेगा, इसलिए कि जब तक ये आरक्षण का मसला हल नहीं हो जाता तब तक चुनाव कराना बेईमानी है। इसलिए कि अगर इसके बाद बिना हल किए इस मामले को या हाई कोर्ट को सेटिस्फाई किए अगर ये चुनाव किया जाता तो फिर चुनाव रुक जाएगा। तो सर, किस तरह से ये आरक्षण का जो मसला है किस तरह से सरकार के द्वारा हल किया जाए, या कौन लोग है जो इसको? सरकार तो इस पर काम कर रही है जी और हर जगह इस पर काम भी चल रहा है। हमको लगता है कि नवंबर तक यह आरक्षण का मसला ये लोग हल करने के प्रयास कर रहे हैं। जी तो नवंबर दिसंबर तक अगर ये मामला हल हो जाता है तो फिर फरवरी मार्च तक हो सकता है कि चुनाव हो। जितना जल्दी सरकार इस आरक्षण के मामले को हल कर लेगा उतना जल्दी चुनाव होगा। जितना समय लगेगा उतना ही देर होगा चुनाव में। लेकिन बिना आरक्षण का मामला हल किए सरकार चुनाव अगर कराएगी तो फिर ये चुनाव फंस जाएगा। तो सर, ऐसे में हमने सुना है या फिर पढ़ा है, कहीं हमें याद आ रहा है कि जैसे मैं दर्शकों आपको बता दें कि हम शाहिद रजा जी से बात करें, जो कि सीनियर वकील भी रहे हैं पूर्णिया कोर्ट में, और हम उनसे चुनाव पे हम बात कर रहे हैं आज। और हमारा खास कार्यक्रम भी चुनाव पे ही है, नगर निकाय चुनाव पे, जो कि पूरे बिहार का मसला फंसा हुआ है। तो ऐसे में एक मामला और भी आया था, आरक्षण का मुद्दा मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र में, हमने पढ़ा है, कहीं हमें याद आ रहा है कि ऐसा ही मुद्दा आया था, वहाँ पे चुनाव भी ऐसा कुछ ऐसा है। क्या आपको है? देखिए, वहाँ ये मामला तो मध्य प्रदेश से ही उठा था। जी सुप्रीम कोर्ट ने क्या कि आरक्षण का मामला पहले आप हल कर लीजिए, उसके बाद चुनाव कराइए। वहाँ भी चुनाव को स्थगित किया गया था। ये सारी बात जानकारी में थी, जी बिहार को भी जानकारी में थी। तो वहाँ आखिर फिर चुनाव हुआ तो वो किस तरह से हुआ, उस मार्गदर्शन को यहाँ बिहार सरकार को अपनाना चाहिए था कि आखिर वहाँ चुनाव किस तरह से कराया गया। तो अभी भी उसमें समय है कि बिहार सरकार तो ज़रूर संपर्क की होगी वहाँ की सरकार से कि साहब आखिर वहाँ चुनाव किस ढंग से हुआ और सरकार ने या हाई कोर्ट ने या सुप्रीम कोर्ट ने उसको मान्यता कैसे दिया। तो ये बात, ये सरकार का मामला है। और चूँकि इसमें राजनीति भी आ गई है, कुछ लोगों का कहना है कि आप आरक्षण हटा करके चुनाव करा लीजिए, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का कहना है। और यहाँ सरकार कहती है कि नहीं, बगैर आरक्षण के हम चुनाव नहीं कराएंगे। तो ये दोनों ही मामला जो है
तो ऐसे में सर कुछ लोगों के द्वारा जो क्षेत्रीय स्थानीय नेता है उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि कोई बीजेपी का रोक रहा है, कोई कह रहा है नहीं सरकार की ओर से रोका जा रहा है। क्या इसमें क्या सच्चाई है देखिए, सर? बीजेपी या सरकार, ये बात हम नहीं मानते हैं। जी नियम जो चीज़ है, हाईकोर्ट ने जो चीज़ का आपको निर्देश दिया है, आपको उसका फॉलो करना होगा, उसका पालन करना होगा। और वो जो क्राइटेरिया जिसने हाईकोर्ट ने फिक्स किया है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के तहत है, उसको सरकार को मानना चाहिए। सर एक हम पर्सनली सवाल आपसे ले रहे हैं, इसमें हम दर्शकों के लिए हम ले रहे हैं कि जैसे में आप पुराने नेता के तौर पे हैं, तो आपका राजनीतिक करियर या राजनीतिक शुरुआत आपने कब से किया और कहाँ से किया? देखिए, राजनीतिक शुरुआत मैंने 84 से किया। 84 में सबसे पहले हमने वकालत भी पास कर लिया था, और चूँकि मुझे घर पर भी रहना था, सब लोग सर्विस में थे, तो ऐसे हालत में हमको, मेरे फादर भी वार्ड कमिश्नर पहले थे, तो उन्होंने कहा कि तुम भी चुनाव लड़ जाओ, हम नहीं लड़ेंगे तो तुम ही लड़ो। तो हम उस वक्त लड़े, तो हम जीत गए चुनाव, और जीत गए तो फिर वाइस चेयरमैन बनाने की बात हुई, तो हमने इनकार किया कि नहीं, हम पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना चाहते हैं। तो हमारे एक दोस्त थे इस्लामुद्दीन साहब, उनको हम लोगों ने बनाया। फिर उसके बाद ख़त्म हो गए, फिर चुनाव हुआ ही नहीं 10-12 साल तक। उसके बाद फिर नॉमिनेटेड बोर्ड आया, जो सरकार ने नॉमिनेट किया था, जिसमें जवाहर यादव जी चेयरमैन बने थे और इस्लामुद्दीन साहब वाइस चेयरमैन बने थे। वो भी काल ख़त्म हो गया। बाद में फिर चुनाव हुआ, तो चुनाव में हम फिर लड़े। चुनाव लड़ने के बाद फिर हम चेयरमैन बने। कब बने? ये 2002 में से। तो हमने सुना दर्शकों कि 2002 में नगर परिषद के चेयरमैन भी रह चुके हैं। तो अभी हम सर, आप तो बहुत लंबे वक्त से पूर्णिया का सेवा करते हुए आ रहे हैं, और हमने भी देखा और हमने भी जो आपके बारे में सुना या पढ़ा है, तो हम ये आपसे जानना चाह रहे हैं। हम लोग नया पीढ़ी है और जिला मीडिया के दर्शकों को भी हम बताना चाह रहे हैं, हम शायद रजा से बात कर रहे हैं। हाँ, हम ये आपसे जानना चाहते हैं, जैसे कि 2002 से लेकर अभी 2022 चल रहा है सर, ऐसे में पूर्णिया को आप किस नजरिया से देखते हैं? क्या लग रहा है यहाँ के स्थानीय जो जनप्रतिनिधि रहा, क्या विकास हुआ कि नहीं हुआ? पूर्णिया, जब पहले हम लोग नगर परिषद में आए, तो हमने बहुत सा काम किया, बहुत सी योजनाएं मैंने पूर्णिया शहर के लिए बनाया, जिस पर अब तक काम हो रहा है। और दूसरी बात है कि पूर्णिया शहर का भौगोलिक स्थिति बहुत अच्छा है, यहाँ का मौसम भी बहुत अच्छा है। तो ये पटना के बाद अगर कोई शहर हो सकता है तो वो पूर्णिया ही हो सकता है, और उस दिशा में काम भी चल रहा है। और आज जो 10 साल पहले जो पूर्णिया आया था और आज जो पूर्णिया आते हैं, तो उनको पता ही नहीं चलता कि हम पूर्णिया में हैं कि किसी और जगह। यानी आपका कहने का मतलब है कहीं ना कहीं हमारे जो शहर पूर्णिया, उसका डेवलपमेंट, विकास क्षेत्र डेवलपमेंट हो रहा है, काफ़ी लोग यहाँ आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो एयरपोर्ट अगर यहाँ हो जाता है, ये तो स्थानीय मुद्दा भी रहा है, मुद्दा भी है, और उसको होना चाहिए। दूसरा एक ये है कि साहब यहाँ एक हाई कोर्ट का बेंच आना चाहिए। तीसरी बात हमारा यह है कि साहब पूर्णिया को ग्रीष्मकाल की राजधानी बनाया जाना चाहिए, क्योंकि पूर्णिया पहले बिहार का जो ग्रीष्मकाल राजधानी रांची थी। अभी सर युवाओं के द्वारा, दर्शकों आपको बता दें कि युवाओं के द्वारा जो है सोशल मीडिया में, जैसे ट्विटर पे ट्रेंड भी कराया गया था कि पूर्णिया को उप राजधानी का दर्जा दिया जाए। हालांकि ये विधानसभा में आवाज भी उठाई गई थी, लेकिन इस पे सरकार के द्वारा कुछ सकारात्मक जो है कि ये नहीं किया गया था। इस पे आपका क्या विचार है? देखिए, पूर्णिया को और डेवलप करने की ज़रूरत है, और जो स्थिति है आने वाले दिन में, हमको लगता है कि ये डिमांड जो है पूर्णिया का ज़रूर पूरा होगा, क्योंकि इस जगह को गरीबों का दार्जिलिंग कहते हैं। ये ठंडा इलाका है, तो ग्रीष्मकाल की राजधानी पूर्णिया हो सकती है, सरकार अगर चाहेगी तो कम से कम ये राजधानी 3 महीना रहता है, तो 3 महीने में कम से कम पूर्णिया के लोग राजधानी का मज़ा भी लेंगे, और बहुत सा काम यहाँ होगा लोगों का। तो ये एक पूर्णिया के विकास के लिए भी बहुत ज़रूरी है। ऐसे में सर आप जो है कि मेयर प्रत्याशी भी हैं, और आपने कहा कि हमने पूर्व में भी पूर्णिया का सेवा किया है और करते हुए आ रहे हैं। तो ऐसे में सर शहर का एक बहुत बड़ा समस्या है कि जल जमाव की समस्या बड़ा गंभीर मुद्दा है, और हम देख पा रहे हैं कि सर जो पूर्णिया के आसपास के जो छोटा छोटा मोहल्ला है सर, उसमें जल जमाव की समस्या बहुत ज़्यादा गंभीर है। देखिए, जल जमाव की समस्या जो है, कहीं ना कहीं जिन लोगों ने अपना मकान बनाया, घर बनाया, उनके द्वारा भी ये क्रिएट किया कि बहुत से लोग गड्ढे में जाके घर बना लिया, अब पानी वहाँ जमेगा ही। लेकिन जल निकासी का यहाँ व्यवस्था अच्छी है, और सब जगह से यहाँ बेहतर है, उसको डेवलप करने की ज़रूरत है। और शहर चूँकि काफ़ी विस्तृत, काफ़ी बड़ा हो गया है,
तो उसके लिए योजना भी बनी है, ड्रेनेज सिस्टम की योजना बनी है, और हमको लगता है कि आने वाले दिन में ये काम ज़रूर होगा। तो सर इसको लेके आप लोगों ने क्या पहल किया है? कोई पहल हाँ, उसमें DPR भी बना है जी। और DPR सैंक्शन भी हुआ है, और उसमें पैसा आएगा तो काम होगा। अच्छा, अभी तक आपका इसमें फंड नहीं आया? हाँ, फंड नहीं की है। कमी हाँ, है। फंड की कमी नहीं है, फंड की कोई कमी नहीं है। तो फिर बनने क्यों नहीं रहा? बनने के लिए क्या, बनने के लिए फिर बोर्ड उड़ आएगा या उस पर काम किया जाएगा। तो सर हम तो जल जमाव पे बात कर लिए। वहाँ पर अभी सबसे बड़ी बात जो अभी हम लोग एक ड्रेनेज, हम लोगों ने लाइन बाजार सड़क बनी, चौड़ी करके बनी, जी। उसमें नाला बनना था, जो कि कहाँ से कहाँ तक बनना था? लाइन बाजार चौक से लेकर के आपको लालगंज नाला तक उसका आउटलेट था, लेकिन वो आज तक अधूरा पड़ा हुआ है। क्या पे कमी आ रही है? कमी आ रही, विभाग ने उसको जो टेंडर किया था उसके जो ठेकेदार हैं वो काम नहीं कर रहे हैं। क्या पैसा वैसा भी निकासी कर लिया गया है क्या? अब ये हम नहीं बता सकते कि पैसा निकासी किया कि नहीं किया गया, लेकिन उस पर काम नहीं हो रहा है, और जिसके कारण जो है आज वो सड़क टूट रही है, टूट गई है। तो इसलिए नगर निगम प्रशासन को भी चाहिए कि उस पर ध्यान दे, और जिला प्रशासन को चाहिए कि आखिर क्या कारण से वो ड्रेनेज सिस्टम नहीं बना और आधा अधूरा बन के रह गया। ऐसे में सर जल जमाव की समस्या के वजह से, जैसे बरसात के मौसम में अक्सर हम देखते हैं कि यातायात की, ऐसे तो यातायात की जो व्यवस्था है, पूर्णिया में जाम की समस्या आज भी हमने लाइव दिखाया चैनल में कि जाम की समस्या बनी रहती है, और प्लस ये देखिए जाम की समस्या यहाँ 2-3 जगह है। अभी तो मान लीजिए छठ उठ का पर्व है तो जाम हो सकता है, लेकिन असल जो समस्या है, एक तो मधुबनी चौक, मधुबनी से जो पूर्णिया के शहर की तरफ आते हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा जाम होता है। पहले लाइन बाजार जाम होता था, लेकिन अब वो जाम की समस्या नहीं। दूसरा एक खीरू चौक है, वहाँ पर भी जाम की समस्या होती है। तो वो सब समस्या को दूर किया जा सकता है। एक तो वहाँ जो मधुबनी के बगल से एक नहर पर से रोड बनाया गया, बाईपास रोड, हम कहते हैं कि वो जब बन जाएगा, वो भी हमारे समय में किया गया था, तो वो अगर बन जाएगा, वो सड़क बन जाएगी सड़क, तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा लोड मधुबनी का कम हो जाएगा। लेकिन यह हो सकता है कि मधुबनी में फ्लाईओवर देने की भी जरूरत पड़े, तो फ्लाईओवर अगर होगा तो ये समस्या हल हो जाएगी। तो सर ऐसे में एक सवाल, आपने कहा कि समस्या जो है बहुत गंभीर है, यातायात की जो व्यवस्था बहुत ही खराब चल रहा है पूर्णिया में, अक्सर जो है कि जाम की समस्या बनी रहती है। तो ऐसे में सर पूर्णिया में जो शेड्यूल क्षेत्र है सर, पूर्णिया शहर के आसपास में, वहाँ पे एक और गंभीर समस्या यह है कि सर सड़क निर्माण कार्य नहीं किया जा रहा है, जबकि सड़क का बहुत निर्माण हुआ है, ये बात कहते हैं नहीं। अभी सर हम जहाँ तक देख पा रहे हैं, जैसे अभी जो नए नए लोग जहाँ बस गए हैं, अभी वहाँ सड़क नहीं बना है, हो सकता है, लेकिन पहले के जो पुरानी सड़क जो सब करीब करीब रोड बनी हुई है, और अभी नए सड़क का निर्माण नहीं हो पाया। जब लोगों ने घर बना लिया, कॉलोनी बना लिया नया। ऐसे में अगर आप मेयर प्रत्याशी हैं, अगर आप आ जाते हैं, तो क्या उन इलाके के लोगों को वो सब होगा, सड़क बनेगी, सड़क भी बनेगी, नाला भी बनेगा, और हमको लगता है कि जल जमाव की समस्या भी हल जरूर होगी। और भी जो है ऐसे सर हमारा मुद्दा बहुत है। एक मुद्दा और ये जो है कि साहब जो वेंडिंग जोन की जो बात हो रही है कि वेंडिंग जोन यहाँ कहीं नहीं है। क्या वेंडिंग, क्या है सर? तो वेंडिंग जोन बनना चाहिए। क्या है सर वेंडिंग जोन, बताइए। वेंडिंग जोन है कि जो वेंडर सब जो रोड के किनारे से आप हटा देते हैं जिसको, जी। तो उन लोगों को कोई जगह मिलनी चाहिए ऐसी जहाँ वो अपना कारोबार कर सकें, अपना सामान बेच सकें। जो भी शहर के किनारे में जिनको उजाड़ दिया जाता है, हटा दिया जाता है, उनको कोई जगह देना चाहिए सरकार को या नगर निगम को, उनके वेंडिंग जोन की जगह। बहुत दिन से ये मसला चला रहा है। दूसरा ये है कि साहब आपको वो ये जो है टेम्पू वाले जो टेम्पू स्टैंड की जगह की कमी है, तो ये सब चीज़ है जिसको के दूर करना चाहिए। पार्किंग की समस्या है कि गाड़ी पार्क करने के लिए कोई पार्किंग का सही इंतजाम नहीं है, वो होना चाहिए, होगा। ऐसे में सर आप चुनाव भी लड़ रहे हैं, प्रत्याशी भी हैं आप, तो आप जो अगर चुनाव में आ रहे हैं तो आपका मुख्य एजेंडा क्या है, मुख्य काम आपका क्या रहेगा? मुख्य एजेंडा है जो ऐसे गरीब लोग जो सड़क के किनारे हैं, नहर के किनारे हैं, रेलवे लाइन में, ऐसे गरीबों को सरकार द्वारा आवास बनवा के देने की हम मेरा ये, क्योंकि पूर्णिया शहर एक गरीब इलाका है और यहाँ गरीब लोग काफ़ी हैं, भूमिहीन भी हैं, दूसरे की ज़मीन बसे हुए हैं। तो ऐसे लोगों की सबसे प्रायोरिटी में मेरा ये रहेगा कि उन लोगों को हम लोग आवास की व्यवस्था करें। तो दर्शकों आपने सुना, ये जनाब शाहिद रजा जी हैं, जो कि पेशे से वकील भी है और पूर्व में नगर परिषद के चेयरमैन भी रह चुके हैं। अभी मेयर प्रत्याशी में भी अपना दमखम दिखा रहे हैं। पिछले में भी देखा था, बहुत अच्छा इनका माहौल भी बना हुआ था। और इन्हीं सब में हमने बात किया, इनसे जाना कि इनका राजनीतिक करियर कहाँ से स्टार्ट हुई और
इन्होंने जो है कि कहाँ से क्या किया, सारा चीज़ आपको हमने बताया है। और भी विस्तार से हमने बात भी किया है शहर का कैसे विकास किया जाएगा, और हमने बात किया है कि चुनाव को आखिर कहाँ पे किस वजह से चुनाव टला, या क्या होना चाहिए जो चुनाव प्रक्रिया जल्द से जल्द आरंभ हो सके या फिर चुनाव संपन्न कराया जा सके। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। मैं दिलनवाज हूँ, आप जिला मीडिया देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।